बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 15 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। अमरीका के ब्लॉकेड को, जो नाकाबंदी है अमरीका की आबनाए हुर्मुज़ को लेकर, उसको आज दूसरा दिन है। यूँ कह लें कि 24 से 36 घंटे अमरीका के ब्लॉकेड को गुजर चुके हैं और अभी तक अमरीका की जानिब से जो बयान सामने आया, सेंटकॉम ने बयान जारी किया और सेंटकॉम की जानिब से कहा गया कि एक भी जहाज़ हमारे नाके से नहीं गुजर सका हमारी इजाज़त के बगैर। अब लास्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा था, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी भरा पड़ा है, नेशनल मीडिया भी भरा पड़ा है, सोशल मीडिया भी आप देख रहे होंगे कि रिपोर्ट कर रहा है कि 2 नहीं बल्कि 3 टैंकर्स, एक तो रशिया का था, एक चाइना का टैंकर था। फिर उसके बाद ये रिपोर्ट किया गया कि पनामा का एक टैंकर जो है वो भी क्रॉस किया उसने आबनाए हुर्मुज़ से, और ये जो अमेरिका के नेवी के बैटल शिप्स खड़े हुए थे तो इनके सामने से गुजर कर गए पनामा, रशिया और चाइना के जो टैंकर्स हैं। लेकिन ये अमेरिका की सेंटकॉम की जानिब से बयान सामने आया कि एक भी टैंकर हमारी इजाज़त के बगैर हमारे नाके को क्रॉस करके नहीं गया। तो ये जो टैंकर्स जिनका मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया, पनामा का, रशिया का, चाइना का, तो ये कैसे क्रॉस कर गए, जिनके हवाले से इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था। तो अमरीकी ज़राए ने ये बताया कि ये जो टैंकर्स गुजरे हैं गुज़िश्ता 24 से 36 घंटों के दौरान, तो ये ईरान की पोर्ट्स पर नहीं गए, बल्कि आबनाए हुर्मुज़ क्रॉस करके दीगर जो कंट्रीज़ हैं उनकी भी पोर्ट्स हैं, ओमान की भी पोर्ट है, यूएई की भी पोर्ट है, दीगर जो अरब कंट्रीज़ हैं उनकी भी पोर्ट्स हैं इस एरिया के अंदर जहां पर अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी है। तो अमेरिका की तरफ से कहा गया कि ये टैंकर्स इंक्लूडिंग चाइना का जो टैंकर है वो भी हमारे से कम्युनिकेट करने, कोऑर्डिनेट करने, इजाज़त लेने के बाद जब हमें कंफर्म किया गया कि ये ईरान की पोर्ट के ऊपर नहीं जा रहा, तो फिर हमने उन टैंकर्स को जाने की इजाज़त दी है। यानी कि ये जब से अमेरिका की नाकाबंदी, यानी कि 24 से 36 घंटों के दौरान, यूं कह लें कि ईरान की पोर्ट से एक बूंद भी जो ऑयल है वो नहीं निकला। और ये मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी बात है कि ईरान की पोर्ट से जो ऑयल है वो नहीं निकल सक रहा अमेरिका की नाकाबंदी के बावजूद। और आज सुबह की खबर सुन लें, आज सुबह सेंटकॉम की जानिब से रिपोर्ट किया गया कि 2 टैंकर्स निकलने की कोशिश कर रहे थे आबनाए हुर्मुज़ से, और ये वो टैंकर्स थे जो ईरान की पोर्ट से निकल रहे थे, बल्कि खुद ये जो 2 टैंकर्स थे ये ईरान के टैंकर्स थे और इनको वापस मोड़ दिया गया। अमेरिका के जो बैटल शिप्स हैं, अमेरिका के जो नाकाबंदी है, तो उन्होंने इन दोनों टैंकर्स को कहा कि वापस लौट जाओ वरना मारे जाओगे या फिर तुम्हें सीज कर लिया जाएगा। और अमेरिका के मुताबिक, अमेरिका के ऑफिशियल्स के मुताबिक, ये दोनों टैंकर्स जो हैं वो वापस मुड़ गए अमेरिका की वार्निंग के बाद। यानी कि एक बूंद भी ऑयल, जब से ये नाकाबंदी अमेरिका की स्टार्ट हुई है तो ईरान का ऑयल नहीं बिक रहा, या दीगर कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना जो सबसे ज़्यादा ऑयल ईरान का लेता है, तो वो भी ईरान का ऑयल नहीं ले रहा। और इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि ईरान की इकोनॉमी के लिए ये कितना डैमेजिंग है अगर ये ऑयल टैंकर्स इसी तरह से अमेरिका की जानिब से रोके जाते रहे या फिर डाइवर्ट किए जाते रहे, तो ईरान की इकोनॉमी को कितना बड़ा नुकसान है। मैं आपको सादा अल्फाज में समझा दूं, ईरान का जो ऑयल है, अगर मार्च के महीने की बात की जाए तो पर डे 1.84 मिलियन बैरल पर डे ऑयल जो है वो ईरान की पोर्ट से निकलता रहा मार्च के महीने में। और अगर अप्रैल के महीने की बात की जाए जो कि ये जंग का महीना है, तो 1.73 मिलियन बैरल पर डे जो ऑयल है वो ईरान की पोर्ट से निकलता रहा इस नाकाबंदी से कबल। और अगर इसे लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए 2025 से, तो लास्ट ईयर ये रिपोर्ट सामने आ रही है, डेटा सामने आ रहा है कि 1.71 मिलियन बैरल से भी कम पर डे ऑयल जो है वो 2025 में ईरान के इंपोर्ट से निकलता था। यानी कि 2025 के कंपैरिजन में 2026 में ईरान ने ज़्यादा ऑयल निकाला, ज़्यादा ऑयल सेल किया, जंग के बावजूद सेल किया। इवन कि अगर गुज़िश्ता एक महीने की बात की जाए तो ईरान ने ऑयल से जो रेवेन्यू जनरेट किया है तो वो $5 बिलियन है, लास्ट मंथ का जो रेवेन्यू है। इसका मतलब ये है कि अगर ये अमेरिका की नाकाबंदी एक महीना जारी रहती है तो ईरान को $5 बिलियन का नुकसान होगा। अमेरिका की इस नाकाबंदी की वजह से ईरान की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एक तो ईरान की इकॉनमी को और दूसरा चाइना को,
दो कंट्रीज को सबसे ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि जितना भी डेटा मैंने आपको बताया तो इसमें से 97.6% जो ऑयल है वो चाइना को जा रहा था। चाइना पे कर रहा था, चाइना खरीद रहा था, चाइना को ऑयल की ज़रूरत है, ईरान को पैसे की ज़रूरत है। तो ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो इस नाकाबंदी की वजह से सबसे ज़्यादा जो डैमेज हो रहे हैं वो ईरान है या फिर चाइना है। अभी तो मैंने आपको बताया कि 24 से 36 घंटे हुए हैं इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ये नाकाबंदी इसी तरह से जारी रहती है और कई दिन जारी रहती है, बल्कि अगर एक महीना जारी रहती है, तो तकरीबन $5 बिलियन का नुकसान होगा ईरान को ऑयल रेवेन्यू की मद में। और दीगर जो चीज़ें हैं, ऑयल के अलावा भी मैं आपको बता दूं कि फर्टिलाइजर्स वगैरह दीगर जो चीज़ें हैं, दीगर जो गुड्स हैं, वो भी यहाँ से गुजरती हैं ईरान की, जो कि ज़्यादातर फिर से चाइना को जाती हैं या भारत को जाती हैं। तो ना सिर्फ $5 बिलियन का, बल्कि एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा नुकसान होगा ईरान को। ज़ाहिर है कि ईरान जो कि हालत जंग में है, तो वो इतना नुकसान खामोशी से बर्दाश्त तो नहीं करता रहेगा। तो ईरान जो है वो कोई ईरान की जानिब से कोई रिटेलिएशन, कोई रद्द अमल जो कि अभी तक सामने नहीं आया, तो ईरान की जानिब से कोई रद्द अमल, रिटेलिएशन भी तो सामने आ सकती है। क्या ऑप्शंस हैं ईरान के पास और चाइना के पास? मैं आपको बता दूं कि क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो इन दोनों कंट्रीज़ के पास ये है कि इनका एक यूं कह लें कि रेल लिंक भी है ईरान और चाइना के दरमियान, जिसको 2025 में टेस्ट भी किया जा चुका है। ये रेल लिंक मैं आपको बता दूं कि ये ईरान फिर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, जो उज़्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान वगैरह हैं, तो यहाँ से ये रेल लिंक गुजरता है। ये अफ़गानिस्तान को भी इग्नोर करता है, पाकिस्तान को भी इग्नोर करता है। ये स्पेसिफिकली जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, वस्ती एशियाई ममालिक, तो यहाँ से रेल लिंक गुजरता है और ये तकरीबन 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा तवील ये रेल लिंक है, जो कि चाइना और ईरान को ये कनेक्ट करता है, जो रेल लिंक है। तो ये एक ऑप्शन है, ये एक ऑल्टरनेट है जिसको चाइना और ईरान की जानिब से इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये रेल लिंक बनाया भी इसी मकसद के लिए गया था कि इस तरह की जो नेवी है या फिर इस तरह का जो पोस्चर है जो कि अमेरिका ने आजकल बना रखा है, तो इसको इग्नोर करने के लिए रेल लिंक बनाया गया था। मैं आपको बता रहा हूँ कि टेस्ट भी किया जा चुका है, तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। चाइना और ईरान की जानिब से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये हरगिज़, मैं आपको बता दूं कि ये ज़ाहिर है कि समंदरी रास्ते का ऑल्टरनेट कभी भी नहीं हो सकता। जो ज़मीनी रास्ता है वो समंदरी रास्ते का ऑल्टरनेट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि एक जो सुपर टैंकर है जो कि समंदर के रास्ते से आता है, आबनाए हुरमत से गुजरता है, ऑयल भरता है और वापस चला जाता है। एक सुपर टैंकर तकरीबन 2 मिलियन बैरल ऑयल जो है वो ले सकता है। सुपर टैंकर एक चक्कर में सुपर टैंकर के अंदर 2 मिलियन बैरल ऑयल समा सकता है। अगर इसको कंपेयर किया जाए माल बरदार गाड़ी से, तो 600 से 700 माल बरदार गाड़ियां इतना ऑयल जो है वो ले जाने के लिए 600 से 700 माल बरदार गाड़ियां जो हैं वो लगेंगी। चाहे माल बरदार गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है और जो ये टैंकर्स वगैरह हैं ये इनकी रफ्तार कम होती है, लेकिन इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इनकी कॉस्ट बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जो माल बरदार गाड़ियाँ हैं। तो माल बरदार गाड़ियाँ ऑल्टरनेट हो सकती हैं, गुजारा हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा दिन ये माल बरदार गाड़ी या रेल लिंक पर ईरान और जो चाइना है वो सरवाइव नहीं कर सकते, गुजारा नहीं कर सकते। तो इनको आखिर जो है वो कोई बड़ा इकदाम उठाना पड़ेगा चाइना और ईरान को, ये जो अमेरिका की जानिब से नाकाबंदी की गई है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ताकत इस्तेमाल की जाए, कोई इसी तरह का जवाब अमेरिका को दिया जाए जिस तरह का इकदाम अमेरिका की जानिब से उठाया जा रहा है। तो ईरान की जानिब से वार्निंग तो सामने आई और ईरान ने ये कहा कि अगर अमेरिका की ये नाकाबंदी जारी रहती है तो हम जो रीजन के अंदर जो पोर्ट्स हैं, जिनका मैं आपको बता रहा हूँ कि उन पोर्ट्स तक जाने की इजाज़त दी जा रही है अमेरिका की जानिब से, इन टैंकर्स को जिनको गुजरने की अमेरिका ने इजाज़त दी है। तो ईरान की जानिब से कहा गया कि अगर अमेरिका ने नाकाबंदी जारी रखी तो हम उन पोर्ट्स के ऊपर जो ऑपरेशन है उसके खिलाफ ईरान की जानिब से इक़दाम किए जाएंगे। यानी कि ओमान की पोर्ट है, फिर UAE की पोर्ट है, तो उसके खिलाफ ईरान की जानिब से इक़दाम उठाए जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है। फिर तीसरा ऑप्शन
जो है वो बाबुल मंदब है, जिसके हवाले से सऊदी अरेबिया ने भी वार्न किया अमेरिका को कि नाका बंदी ख़त्म कर दो, क्योंकि ज़्यादा दिन ज़ाहिर है कि ईरान न बर्दाश्त कर सकता है, इस इकोनॉमिक कॉस्ट को बर्दाश्त कर सकता है, ना ही ईरान खामोश बैठेगा। ईरान की जानिब से जवाब दिया जाएगा तो बाबुल मंदब को बंद करके ईरान जवाब दे सकता है अमेरिका की इस नाकाबंदी का। और चौथा ऑप्शन ये भी है कि चाइना की जानिब से, जो चाइना सबसे ज़्यादा डैमेज हो रहा है, मैंने आपको बताया कि 95% से ज़्यादा चाइना का नुकसान हो रहा है, तो चाइना भी इक़दामात उठा सकता है, चाहे सफारती इक़दामात उठाए या बाय फोर्स ये जो अमेरिका का नाका है वो चाइना की जानिब से तोड़ा जाए। चाइना और रशिया की मुलाकातें तो हो रही हैं, मैंने आपको बताया था कि मुलाकातें भी कर रहे हैं, मशावरत भी कर रहे हैं कि कितने दिन अमेरिका की इस नाकाबंदी को चाइना बर्दाश्त कर सकता है, या फिर कितने दिन चाइना सरवाइव कर सकता है अमेरिका की इस नाकाबंदी के साथ। तो फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि सफारती ऑप्शन, जाहिर है कि चाइना की जानिब से सफारती ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है, सफारती बयानात सामने आ रहे हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात की जा रही है और जोर दिया जा रहा है आलमी बरादरी पर और आलमी इदारों पर जोर दिया जा रहा है कि वो अमेरिका को समझाएं और इस नाकाबंदी को अमेरिका जो है वो जल्द ख़त्म करे। वरना चाइना की जानिब से कहा गया और रशिया की जानिब से भी कंसर्न जाहिर किए गए कि ये जंग बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। जाहिर है कि अगर ईरान की जानिब से वो ऑप्शंस इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए गए जो ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, बाबुल मंदब वाला या रीजनल कंट्रीज़ की जो पोर्ट्स हैं उनकी बंदिश वाला ऑप्शन अगर ईरान की जानिब से इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर ये अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर फिर से हमले स्टार्ट किए जा सकते हैं। या फिर बाबुल मंदब को अगर ईरान की जानिब से बंद किया जाता है तो बहुत ज़्यादा जो क्राइसिस हैं जिनको अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, तो अगर बाबुल मंदब बंद कर दी ईरान ने और ये कहा कि लो जी मैं ये भी कर सकता हूँ, तो फिर तो ये क्राइसिस, ये महंगाई ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ना सिर्फ रशिया और चाइना बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से, यूके, फ्रांस वगैरह की जानिब से अमेरिका को ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ये नाकाबंदी ख़त्म कर दे, जो कि बहुत ज़्यादा इस जंग को फैला भी सकती है, बढ़ा भी सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ईरान, आप सोच रहे होंगे कि अगर ईरान का इतना ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ईरान का नुकसान हो रहा है, तो ईरान के जो काउंटर मेयर्स हैं ये ईरान क्यों नहीं उठा रहा, ईरान जवाब क्यों नहीं दे रहा अमेरिका को, ये जो बाबुल मंदब है वो बंद करके या रीजनल कंट्रीज़ की पोर्ट्स को बंद करके ईरान की जानिब से जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बैकडोर राबते जारी हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, वाया पाकिस्तान बैकडोर राबते जारी हैं और बहुत इंटेंस किस्म की जो सफारतकारी है वो भी चल रही है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज जाएंगे सऊदी अरेबिया और तुर्किया का विजिट करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खबरों के मुताबिक, और इसी चक्कर में दौरा हो रहा है। पाकिस्तान मीडिएशन की बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा है और अगली मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को भी बताया, डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को भी बताया कि अगली मुलाकात जो है वो आने वाले 2 दिन में अगली मुलाकात हो सकती है। अब पहले तो नाम सामने आ रहा था कि जिनीवा के अंदर की मुलाकात होगी, फिर इस्तांबुल का या अंकारा का नाम भी सामने आने लगा कि ये मुलाकात जो दूसरी बैठक है वो या जिनीवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर या फिर तुर्की या इस्तांबुल के अंदर दूसरी जो बैठक है वो लग सकती है। लेकिन जो न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्टर हैं जिन्होंने निजी टीवी को भी इंटरव्यू दिया है, पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, इस्लामाबाद टॉक्स को कवर करने के लिए आई थी और वो अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो वापस जाना चाह रही थी। उन्होंने वापसी से कबल डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन कॉल की और ये कहा कि मैं अभी तक इस्लामाबाद में मौजूद हूँ लेकिन मैं अमेरिका वापस जाना चाहती हूँ, तो आप मुझे बताएं कि क्या नेगोशिएशंस के कोई चांसेस हैं, तो मैं यहीं पर रुक जाती हूँ, वरना फिर यहाँ रुकने का मेरा फ़ायदा तो नहीं है, मेरा काम ख़त्म हो गया, मैं वापस अमेरिका आऊँगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाँ अमेरिका आ जाओ, नेगोशिएशंस के चांसेस तो हैं लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं होगा जो अगला दौर है। इस रिपोर्टर के मुताबिक, इस सहाफ़ी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने इसको कहा कि वापस आ जाओ, पाकिस्तान में अगली बैठक नहीं लगने वाली। लेकिन इसी सहाफ़ी ने ये बताया कि जी 37 मिनट के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने इसको फिर से टेलीफोन कॉल की और ये कहा कि वहीं रहो, इस्लामाबाद के अंदर रहो, क्योंकि अगली जो बैठक है, अगला जो दौर है वो इस्लामाबाद के अंदर ही हो सकता है। और आने वाले 48 से 72 घंटों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस सहाफ़ी को कहा कि अगला दौर पाकिस्तान में हो सकता है। तो पाकिस्तान
کا نام کچھ خبروں کے مطابق ایران کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ہی ہوں گی، اگر نیگوشیشنز ہوں گی تو پاکستان میں ہوں گی، جنیوا یا استنبول کے نام کو خبروں کے مطابق ایران کی جانب سے مسترد کیا گیا ہے۔ ایران نے کنسرن ظاہر کیا، اور ایران جس نے یہ کہا تھا کہ ہم انچز دور تھے معاہدے سے یا ڈیل سے، ہم انچز دور تھے، تو وہ ایران جو مذاکرات ہیں وہ اسلام آباد کے اندر جاری رکھنا چاہتا ہے، اور اسلام آباد کے اندر اگر یہ دوسرا دور ہوتا ہے آنے والے 2 سے 4 دنوں کے اندر، تو یہ اسلام آباد کے اندر ایکسپیکٹڈلی ہوگا۔ ڈسکس کیا ہوگا میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو جو نیوکلیئر معاملہ ہے وہ ڈسکس ہوگا، پھر جو افزودہ یورینیم ہے ایران کی 450 کلو گرام سے زیادہ ہے، تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی کہا گیا کہ بھائی وہ جو نیوکلیئر ڈسٹ ہے وہ ہمارے حوالے کر دو، اور ہمیں تم نے ہینڈ اوور کرنی ہے وہ نیوکلیئر ڈسٹ، نہ اس کو ریورس کرنا ہے، نہ اس کو کسی تھرڈ کنٹری کے حوالے کرنا ہے، بلکہ ہم خود وہ جو نیوکلیئر ڈسٹ ہے وہ ایران سے لینا چاہتے ہیں، تاکہ ہم جو ہے وہ نیوکلیئر ڈسٹ جو ہے اس کو جو مرضی کرے امریکہ، بس ایران وہ نیوکلیئر ڈسٹ ہمارے حوالے کر دے، اور پھر جو کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، جو نیوکلیئر پروگرام کو لے کر ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اس پر کچھ معاملات طے ہونے، اور پھر ظاہر ہے کہ آبنائے ہرمز کا جو معاملہ ہے وہ بھی بڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے۔ ایران یہ چاہتا ہے کہ آبنائے ہرمز اسی طرح رہے، ایران کنٹرول کرے، ٹول ٹیکس وصول کرے، اور پھر ایران کی اجازت سے جیسے سوئز کنال ہے یا پینما کنال ہے اس طرح سے آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے ایران، لیکن امریکہ یہ چاہتا ہے کہ آبنائے ہرمز جو کہ ایک قدرتی آبنائے ہے، ایک گزرگاہ ہے، یہ کوئی مین میڈ پینما کی طرح یا سوئز کنال کی طرح مین میڈ نہیں ہے، تو اس کو ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا اس جنگ سے پہلے یہ آبنائے ہرمز تھی۔ تو یہ کافی کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے، لیکن ایران کی جانب سے اگر امریکہ فوجیں پیچھے ہٹا لیتا ہے، اگر امریکہ یہ جو دھمکیوں والی لینگویج ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ آبنائے ہرمز میں جو آپریشن ہے وہ اسی طرح سے نارمل ہو جائے، وداؤٹ ٹول ٹیکس ہو جائے۔ لیکن ابھی تک ایران جو ہے وہ اس نقطے کے اوپر بھی لچک دکھاتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن ایران کے فورن منسٹر عباس اراغچی نے آپ کو معلوم ہے کہ کہا تھا کہ انچز دور تھے ہم اسلام آباد میں، ایک ڈیل سے انچز دور تھے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو کنسرنس ہیں وہ دور ہو جائیں ایران اور امریکہ کے درمیان، کیونکہ یہ جو جنگ ہے، یہ جو معاملہ ہے، یہ اس طرح سے حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بلکہ مزید خرابی کی جانب جائے گا۔ اچھا، اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ لبنان میں جو جنگ بندی کا نقطہ ہے وہ کہاں گیا؟ وہ لبنان، وہ حزب اللہ جو بڑے مشکل وقت میں آپ نے دیکھا کہ ایران کا ساتھ دینے کے لیے پوری دنیا میں اگر کوئی آیا تو وہ حزب اللہ کے مجاہدین آئے، تو وہ حزب اللہ کے مجاہدین میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی بھی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جو لبنان، صدرن لبنان ہے، وہاں پر ولیجز، پورے ولیجز جو ہیں وہ اسرائیل کی جانب سے اڑائے جا رہے ہیں، حزب اللہ کے مجاہدین کی جانب سے جواب بھی دیا جا رہا ہے، اسرائیلی فوجی اپنی لاشیں اٹھا کر بھی لا رہے ہیں، اور جنگ بالکل اسی طرح سے جاری ہے لبنان کے اندر۔ تو وہ نقطہ لبنان میں جو جنگ بندی کا نقطہ ہے وہ کہاں پر چلا گیا؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان ڈائریکٹ نیگوشیشنز امریکہ کی ثالثی میں سٹارٹ ہو چکی ہیں، اور یہاں پر یہ جو نیگوشیشنز ہیں، یہاں پر کن نکات پر بات کی جا رہی ہے؟ یہاں پر اگین جنگ بندی، لبنان کے اندر جنگ بندی، اور پھر حزب اللہ کو ڈی ملٹرائز کرنا یا ان سے ہتھیار لینا، ان دو نکات کو لے کر یہاں پر نیگوشیشنز ہو رہی ہیں امریکہ کے اندر۔ لیکن جو حزب اللہ کی جماعت ہے اس کو اعتراض ہے، حزب اللہ کی جماعت ہتھیار جو ہے وہ نہیں حوالے کرنا چاہتی لبنان کی حکومت کے۔ اچھا، لبنان کی حکومت یہ کہہ رہی ہے اسرائیل کو کہ پہلے جنگ بند کرو، اور پھر جو حزب اللہ ہے اس سے ہتھیار لینے کا جو نقطہ ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ لیکن اسرائیل بضد ہے کہ پہلے حزب اللہ کو ڈی ملٹرائز کرنا ہے، حزب اللہ کی جماعت سے ہتھیار لینے ہیں، ان کو نیوٹرلائز کرنا ہے، اور پھر یہ جو لبنان کے اوپر حملے ہیں یہ بند ہوں گے۔ تو لبنان جنگ بندی، میرا خیال ہے کہ ایران کو لبنان جنگ بندی کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، اس حزب اللہ کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے جو حزب اللہ اس جنگ میں ایران کے ساتھ کھڑی رہی۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے جس کو وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی لکھا جب جنگ بندی کو اناؤنس کیا، تو لبنان جنگ بندی کو بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے مینشن کیا گیا تھا۔ تو لبنان جنگ بندی یا پھر لبنان کا ایشو ایران کو انکلوڈ کرنا چاہیے، جو نیوکلیئر معاملہ ہے یا پھر جو آبنائے ہرمز کا معاملہ ہے، ان تمام نکات کے ساتھ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اگلا دور ہوگا مذاکرات کا تو وہ کتنا فروٹفل ہوگا، وہاں پر کون سی پارٹی کتنی لچک دکھائے گی، لبنان والا نقطہ کیا
यहाँ पर डिस्कस होगा। ये जो ईरान के नेगोशिएशंस हैं या फिर लबनान का नुक्ता सेपरेट रहेगा, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लबनान का नुक्ता जो है वो सेपरेट हो चुका है और अमेरिका के अंदर नेगोशिएशंस जो हैं वो लबनान के नुक्ते को लेकर चल रही हैं। और अगर ये जो बंदिश है अबनाए हुर्मस की, मैंने आपको बताया कि काम कर रही है अमेरिका के लिए, अगर रशिया नहीं क्रॉस कर रहा, चाइना नहीं क्रॉस कर रहा, ईरान का तेल नहीं बिक रहा, ईरान के टैंकर्स वापस जा रहे हैं, तो ये काम कर रही है अमेरिका की हिकमत अमली। लेकिन मैंने आपको बताया कि ज़्यादा देर नहीं काम कर सकती। ईरान की जानिब से जवाब दिया जाएगा, जो कि ईरान इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मीडिएटर की जानिब से मीडिएशन की बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं, और अगर ईरान जवाब देने लगे तो ये जो मीडिएशन की कोशिशें हैं ये इस तरह से कामयाब नहीं होंगी जिस तरह से अब ये मीडिएशन की कोशिशें कामयाब हो रही हैं, क्योंकि अमेरिका को नज़र आ रहा है कि हिकमत अमली ऐसी नहीं है अमेरिका की ये हिकमत अमली नाकाबंदी वाली जिसका जवाब ना हो। ईरान के पास भी जवाब है, चाइना और रशिया के पास तो बहुत बड़े बड़े जवाबात हैं। अगर उन्होंने देना स्टार्ट कर दिए, जो कि डिस्कस भी कर रहे हैं, तो ये तो नाकाबंदी अरब कंट्रीज़ की जानिब से भी कहा जा रहा है अमेरिका को कि नाकाबंदी ख़त्म कर दो, तो अमेरिका की जानिब से नाकाबंदी तो ख़त्म कर दी जाएगी और बहुत जल्द जो नेगोशिएशंस हैं वो एक्सपेक्ट करनी चाहिए कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो दूसरी मुलाकात है वो बहुत जल्द हो सकती है। अब ये मुलाकात कहाँ पर होगी, पाकिस्तान में होगी, तुर्किया में होगी या जिनीवा में होगी, मैं नज़र रखूँगा, आपको अपडेट्स दूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।